हेलो विष्णुप्रिया। नमस्कार। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सूर्या। नमस्कार मैम। ग्राफ प्लॉट किया तुमने, फिर भेजा नहीं, मैंने ग्रुप में डाला भी था सूर्या। मैम वो ग्रुप दूसरे फोन में है। तो फिर तुम कैसे भेजोगे? तुम्हारा मैम ग्राफ हम हम आप कैसे? हाँ मैम बता। आपको हम अभी वीडियो वीडियो से दिखा देंगे, वीडियो से। तो कल तो दिख नहीं रहा था तुम्हारा वीडियो, अच्छा दिखाओ अभी। स्केल कहाँ लिखा हुआ है? बगल में स्केल पढ़वाओ मुझे। साइड में, और साइड में स्केल होगा ना। अच्छा ये है स्केल। एक्स एक्सिस। तो वो लिखना होगा ना कि 10 डिवीजन इज इक्वल टू। नीचे दिखाओ, 2 सेकेंड है। नीचे दिखाओ, ग्राफ दिखाओ, पूरा पूरा ग्राफ दिखाओ। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेकेंड है ना। तो तुम ऐसे पूरा लिखो, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। है ना, एक्स एक्सिस लिखे हो। उसके बाद लिखो टेन ओके मैम। डिवीजन फिर इक्वल टू का साइन, फिर 2 सेकेंड। और वाई एक्सिस, फिर 10 डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीटर। हाँ ठीक है ना। मैम दूसरा। और दूसरा वाला, अच्छा ये पहला वाला है, वो दूसरा वाला है। यस मैम। हाँ इसका स्केल दिखाओ जरा। इसके स्केल में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुमको, 10 डिवीजन इज इक्वल टू, है ना। 2 सेकेंड लिया है कि वन ओके। सेकेंड लिया है? 1 सेकेंड लिया है इसमें, 10 डिवीजन मैम इज वन इक्वल टू सेकंड। 1 सेकेंड लिया है। तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और वाई एक्सिस पे दिखाओ क्या लिया है। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है ना। तो जो ले रहे हैं 10 डिवीजन इज इक्वल टू करके लिखेंगे उसको, ठीक है। ओके मैम। तो इसको ठीक कर लेना, ग्राफ सही है। और ग्राफ थोड़ा सा, कल विष्णु प्रिया का भी सही था, लेकिन आप लोग काफी डार्क पेंसिल से बना रहे हैं और थोड़ी सी थिक है। तो कोशिश करिए कि पेंसिल की नोक थोड़ी सी शार्प हो, पतली हो। है ना, क्योंकि ओके ग्राफ मैम। बहुत फाइन होता है ना। तो अगल बगल की लाइन टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ओके है मैम। तो। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आगे चल के अगर आप लोग को ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे तो हायर क्लासेस में, तो अभी से शार्पनेस आनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, वैसे ग्राफ सही है। विष्णु प्रिया आपने ड्रॉ किया? यस मैम, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके ठीक है, तो आज हम लोग फिर आगे स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं। कल हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट किया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट टाइप का ग्राफ देख लिया था, जिसमें स्ट्रेट लाइन था। और उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी जो कंडीशन थी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है ना, इसलिए ग्राफ जो था एक्स एक्सिस के पैरेलल था, और उसमें एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है। और उस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो जिस टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उस टाइम इंटरवल के ग्राफ के नीचे का अगर एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और उसके नीचे, ग्राफ के नीचे का जो एरिया था, वो रेक्टेंगल के शेप का था। तो वो उसका एरिया निकालना इजी है, लेंथ इनटू ब्रेथ किया और एरिया हमने निकाल लिया। और जो एरिया की वैल्यू आई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। उस टाइम इंटरवल के बीच में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम सेकंड टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है विथ टाइम। ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा मोटा हो रहा है।
velocity increases with time. यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम। ऐसे केस में जो है ग्राफ आता है हमारा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे सेकंड में, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सपोज इसका हमने लिया टू, 3, 4, 5, 6, इसको लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, और वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ले ली 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो ग्राफ आता है वो ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। मीन्स अगर हर 5, जैसे नीचे हमने सेकंड्स में लिया है टाइम, तो हर 5 सेकंड के बाद अगर हम वेलोसिटी देखें तो इक्वल अमाउंट वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, तब ऐसे केस में हमें ग्राफ इस तरह का मिलता है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट की इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा हर केस में, हर स्टेप पे, हर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ हम इसको नोट कर लेंगे। ये क्या शो कर रहा है, इन इक्वल interval of time velocity increases by equal amount। मीन्स हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके पहले जो ग्राफ हमने देखा था उसमें एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो देयर इज एक्सेलरेशन, बट क्योंकि इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of velocity। ठीक है, तो ग्राफ देख के हमको ये दो चीज मालूम चल रही है। अब इस ग्राफ से भी जैसे
फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे एरिया निकाल करके हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पा रहे थे। इस केस में भी अगर हमको दो टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करके हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने दो टाइम इंटरवल लिया, जैसे सपोज 15 से स्टार्ट कर रहे हैं और 25 तक। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को हम इधर से भी मिला देते हैं। सपोज ये हमारा ए पॉइंट है। अब अगर हमको एरिया इस ग्राफ के नीचे का निकालना है तो यहाँ जो एरिया है इसका शेप रेक्टेंगल नहीं है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। पहले ये ए हो गया, सपोज ये जहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो बी हो गया, यहाँ सी हो गया, और इस लाइन को आगे बढ़ा करके इसको करेंगे। ये क्रॉसिंग पॉइंट को डी कर दिया, और ये जो है जहां ये ग्राफ कट हो रहा है ये ई हो गया। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि ये जो ग्राफ के नीचे का एरिया है ए बी सी डी ई, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम रेक्टेंगल ए बी सी डी कैलकुलेट कर लें प्लस ट्रायंगल ए डी ई कैलकुलेट कर लें और दोनों को ऐड कर लें तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम graph gives the displacement of object in given time interval. Given time interval. ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ, इसका नाम क्या है ग्राफ से चेक करें, ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। अब ये जो एरिया है ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल का प्लस करने पे मिलेगा, तो इसको अलग अलग भी लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा ए बी इंटू बी सी। ठीक है, ए बी इंटू बी सी और प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने में, रश्मि आप इतना लेट आई 15 मिनट।
यस मैम। क्यों, क्लास के प्रति सिंसियर नहीं है आप? नो मैम, मैम वो एक्चुअली वो पासकोड डाल रही थी तो वो लोड हो रहा था। तो 15 मिनट पहले डाला करो। मैम वो मैंने पहले ही डाल दिया था मैंने, फिर भी नहीं हो रहा था। एग्जैक्ट 30 पे डाला था मैंने। तो 30 से 5 मिनट पहले डाला करो, टाइम से क्लास में आया करो। लेट मुझे नहीं पसंद है क्लास में ओके। आना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यस। यहाँ पर हाफ इंटू बेस हमारा एडी है और हाइट हमारा ईडी है। हाफ इंटू एडी इंटू हाइट डीई। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे। ए बी की वैल्यू है, ग्राफ से हम देख रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 AB ले लेंगे और BC कितनी है, 25 - 15। ये 20 हो गई और ये 25 - 15 हो गई, प्लस हाफ AD कितना है, AD और BC बराबर है हमारा 25 - 15 ही रहेगा। और DE कितना है, DE हमारा 40 - 20 है, मतलब 20 है, 40 - 20। ये तो हम इसको लिख लें डायरेक्ट, 25 - 15 10 हो गया और ये हो गया 20। ठीक है, अब 20 इंटू यहाँ 10 हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 × 10। ये 2 5 × 10 कट गया, ये 200 हो गया, प्लस ये 50 हो गया। तो ये आंसर हमारा आ गया 250 मीटर। तो इस तरह से किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आपको मिलता है, ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, तो आप इस तरह से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ओके। ओके मैम। हाँ, अब इसी ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, सॉरी, we can also calculate acceleration of object। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा होता है, एक्सेलरेशन को अगर हम ए लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल था, है ना? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। अब हम अगर सेम टाइम इंटरवल में जो हमने अभी लिया हुआ था उसी में हम एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहें, तो ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे जो टाइम है इसको हमने T1 ले लिया मान लो, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टाइम। और सी जो पॉइंट है इसको हमने T2 ले लिया। ठीक है, टाइम T1 और टाइम T2। T1 टाइम पे जो वेलोसिटी है ए पे, ये है 20। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसको हम डिनोट करेंगे यू से। T2 टाइम पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे v से। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, v - u बाई टाइम इंटरवल हमारा क्या होगा, T2 - T1। अब अगर यहाँ हम वैल्यू रखना चाहें
तो v की वैल्यू कितनी थी इसमें? v की वैल्यू है 40 और u की वैल्यू है 20। 40 माइनस 20, 20 आ जाएगी। और T2 हमारा कितना है? T2 है 25, T1 है 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 20 हमारा हो गया 20 अपॉन 25, ये 10 इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारा शो कर रहा है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, लेकिन एक और ग्राफ हो सकता है जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसमें ऊपर जा रहा है ग्राफ ना, मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। अगर इसका उल्टा है कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है विथ टाइम, तो उसके केस में भी हम लोग इस तरह से दोनों चीज निकाल सकते हैं। सपोज इफ velocity of object decreases with time, तो ऐसे केस में हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ हमने टाइम ले लिया, यहाँ वेलोसिटी ले ली, और इसको भी डिवाइड कर दिया। कुछ भी डिवीजन कर सकते हैं। ये ग्राफ जो होगा इसका शेप ऐसे होगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। मीन्स जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस केस में भी अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वही हम करेंगे, जिस टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो परपेंडिकुलर हम डालेंगे ऐसे। ठीक है, और जो एरिया हमारा आएगा, जैसे ए, ये क्रॉसिंग पॉइंट बी, ये सी, ये डी, और ये ई। तो यहाँ पे भी अगर हमें निकालना होगा तो वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके। और अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एक्सेलरेशन भी वैसे ही निकालेंगे। अब इस ग्राफ से हमको एक चीज पता चल रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट की डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
if velocity, नहीं सॉरी, इसमें इन इक्वल interval of time velocity is decreases by equal amount. It means कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो देयर इज एक्सेलरेशन तो है ही, और ये एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है क्योंकि इक्वल अमाउंट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन से ऑपोजिट है ना। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट but opposite to the direction of velocity. इसके पहले वाले ग्राफ में क्या था कि वेलोसिटी उसमें इंक्रीज हो रही थी और जो एक्सेलरेशन था कांस्टेंट इन डायरेक्शन। हाँ, लेकिन वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था, ये ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है दोनों में। तो ऐसे केस का हाँ, तो इस डायरेक्शन का इफेक्ट हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे उसमें आएगा। कैसे आएगा वो हम बताते हैं अभी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है वो तो सीधे सीधे है, एरिया हम निकाल लेंगे और रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जैसे पहले केस में था। लेकिन इस केस में अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर हमारा जो T1 है ये T1 है ना, 5 वाला T1 पे वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी करीब 35 है, ये देखो यहाँ पर है ना। तो ये वेलोसिटी ये हमारी u होगी और T2 हमारा है यहाँ 15 पे। T2 की वेलोसिटी आ रही है हमारी करीब 15 पे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो T1 की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेंगे और T2 की वेलोसिटी को v अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखो उस केस से उल्टा हो रहा है, वहां पर u कम था v ज्यादा था और यहाँ पर u ज्यादा है, u की वैल्यू और v की वैल्यू कम है। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u करेंगे बाई T2 माइनस T1 होगा। तो यहाँ v की वैल्यू आप देखिए कम आ रही है ना, क्योंकि T2 पे जो वेलोसिटी है वही v लेंगे हमेशा। तो T2 की वेलोसिटी नीचे है क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, तो T2 की वैल्यू जो है 15 है, हम वैल्यू रख के बताते हैं। और u की वैल्यू कितनी आई है हमारी 35, v की 15, u 35 है और v 15 है ना, मीटर पर सेकेंड।
और T1 क्या है हमारा, T1 T2, T1 T2 का क्या है हमारा, T1 है 5 और T2 है 15, 5 और ये 15, ये वैल्यू आई है ग्राफ से हमको। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं फॉर्मूले में, तो v की जगह हम लिखेंगे 15, माइनस u की जगह लिखेंगे 35, T2 की जगह लिखेंगे 15 और T1 की जगह लिखेंगे 5। ठीक है, अब ये वैल्यू जो 15 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी, आएगी ना, तो ये आएगी -20 यस मैम। बाई 15 में से 5 गया 10, ये आएगी। तो आंसर जो हमारा आया यहाँ पर -2 आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, यहाँ पे नोट भी कर लो चाहे तो। माइनस साइन indicates that direction of acceleration is opposite to the direction of velocity। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में रहेगी, अगर न्यूमेरिकल में होगा तो भी, और आपको इसको इस चीज को याद रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप कर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल ही सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया और यहाँ नेम क्या दिया मैंने, ABCDE ही है। ठीक, एरिया ऑफ ABCDE, अब इसका एरिया जो होगा फिर वही हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है, रेक्टेंगल का नाम है BCDE, BCDE। BCDE और ट्रायंगल है ADE। ठीक है, तो फिर ये तो वही, इसके आगे तो आप कर ही लेंगे मेरे ख्याल से, और लिखने की जरूरत नहीं है शायद, या निकाल के इसको भी कैलकुलेट करके दिखा दें। इसका हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी आ रही है इसमें, BC इंटू CD। इसमें बेस क्या है, BEAB, BEAB। BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू है 15 और इसकी वैल्यू है 10,
15 into 10 plus half into BE और AB. BE है 10 और AB है 35 minus 15 20. हम बार बार ऊपर नीचे करके वैल्यू नोट कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा वैल्यू सही नोट कर रहे हैं ना. सही है ना मेरे? यस मैम सही है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया हमारा 100, 250 आ गया. तो 250 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से. ठीक है, पूरा हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग. हो गया. यस मैम डन। देन सूर्य और रश्मि आपने दोनों का. यस मैम. यस मैम. चलो ठीक है, अब आगे करते हैं. एक और ग्राफ हो सकता है अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. इन दोनों केस में हम लोग ने देखा था यूनिफॉर्म, फर्स्ट में एक्सेलरेशन 0 था और इन दोनों में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था. अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म non-uniformly accelerated motion. ऐसे केस में जो ग्राफ आएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, कैसे भी वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है कि वेलोसिटी किसी पैटर्न पे चेंज नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म है. इसका कोई भी शेप हो सकता है और कुछ किसी भी तरह का अगर ग्राफ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उन तीन के अलावा, तो इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना. इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ velocity of object with time. मतलब कोई उसका फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, अब ये हो गया सारे हर तरह के ग्राफ आपके. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका
अच्छा, इक्वेशन आ गया इसके बाद। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए कितना टाइम है अभी, तो पूरा नहीं हो पाएगा, एक इक्वेशन शायद हो जाए। इक्वेशंस फॉर मोशन in a straight line with constant acceleration। ये हेडिंग है। 3 इक्वेशन है आप लोग को मोशन के कोर्स में, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन जो है, मेरे को लग रहा है हम तीनों एक साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी कितना मिनट बचा है? 3 मिनट बचा है। एक इक्वेशन कर देंगे। यहाँ पर कंडीशन दे रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन की भी वैल्यू वही होगी जो एक्सेलरेशन की किसी भी टाइम पे वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस acceleration is constant, at each instant acceleration is equal to average acceleration। दोनों बराबर होगा, है ना, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए। यहाँ लिखें एवरेज एक्सेलरेशन ओवर एनी टाइम इंटरवल। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है, एवरेज एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेंगे और एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v है और एक्सेलरेशन हमारा ये है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से हमारा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू
v माइनस u लिख सकते हैं, या अगर u को भी हम उस साइड लेते जाएं तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। अलग अलग लिखना चाहिए कायदे से, एक साथ नहीं लिखना चाहिए। a और t, तो ये हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at जो है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको आपको याद करना होगा और इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल में दिया इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन निकालिए, टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर बाकी अगर 3 वैल्यू दी है तो 4th वैल्यू आप इस फॉर्मूले को रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम ओवर हो गया है, मीटिंग एंड कर रहे हैं। और सेकंड और थर्ड इक्वेशन अभी, कल सैटरडे संडे, मंडे को तो केमिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, यस नेक्स्ट मैम। क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब ओके मैम। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार।